हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम डेट भी आ चुकी है, तो अभी फुल स्विंग मोड में होगी आपकी स्टडी। अगर नहीं भी है तो अभी वो वक्त आ गया है कि आपको तैयारियां हैं वो बहुत जोरों शोरों से शुरू करनी होगी। इसी सीरीज में हमारा जो सेकंड वीडियो है ये पीवाईक्यूज का है। हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो ये जो दूसरा वीडियो है ये है पीवाईक्यू का, हिंदी माध्यम का। इसमें हम 2013 से लेकर 2023 तक के जितने भी पुराने पेपर हैं उन पेपर में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे। ज्योग्राफी में भी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे। किसी ने कमेंट भी किया था कि ऐसी ही वीडियो हमें राजस्थान ज्योग्राफी की भी चाहिए, तो वो वीडियो भी आएगी। आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी ही मैं वो वीडियो लेकर आऊंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, 2023 का जो पेपर था इसमें हम सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ये एनसीईआरटी से आया है। कहाँ से आया है ये? एनसीईआरटी से एज इट इज उठाया गया है। कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है ये? 12th क्लास की जीव विज्ञान की जो एनसीईआरटी है उसमें 5वीं यूनिट है आपकी, उसमें से उठाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वो पढ़ने होंगे। मैंने साथ साथ दो तीन क्वेश्चन के सोर्सेज मेंशन किए हैं। इसी तरह से आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स पे फोकस करना है। साथ ही अगर कुछ वैल्यू एडिशन की जरूरत पड़ी तो उसके लिए मैं आपके साथ हमेशा अवेलेबल हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन था कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद, यानी कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें जो ऑक्सीजन मौजूद है का अमेजन 1 में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन कितना है। इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने क्या किया है कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन है 20.98%, इसको सही मान के लगभग में ये आंसर कर दिया। कोइंसिडेंस ऐसा है कि इसका आंसर भी यही है, लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना था कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि मान लो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हमारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है वातावरण में वो 100 टन होता है। तो इस 100 टन ऑक्सीजन में से अमेजन के जो वन हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी कि उनका अनुमानित उत्पादन कितना है, वो हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पर वो अनुमानित उत्पादन है 20 टन। ये हमने एग्जाम्पल लिया है एक, आप इसको सही नहीं समझे। आप 1000 टन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, 200 टन का ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो इसका आंसर है 20%। सोर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एनसीईआरटी में जैव विविधता संरक्षण के नाम से एक टॉपिक है और इसमें यहाँ पर दिया हुआ है अमेजन 1 पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करता है। तो ये एज इट इज लाइन उठकर आई थी। हर बार इसी तरह की लाइन आती है एग्जाम में और वो आपको करना होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया? जब कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो न्यूज में बने रहते हैं। तो ये उस टाइम न्यूज में था, अगस्त की न्यूज थी ये। मैं दिखा भी देती हूँ। ये 22 अगस्त 2013 को प्रकाशित ये न्यूज है और इस न्यूज के बेसिस पर ही ये क्वेश्चन था। उस टाइम ये काफी न्यूज में रहा। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि जब भी चाहे विश्व की बात करें या भारत की बात करें या राजस्थान की बात करें, तो हमें जितने भी नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, ऐसी जो चीजें हैं वो हमें क्या करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। जो न्यूज में है उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उन पर क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे मनु राष्ट्रीय उद्यान, जाऊ, यासुनी और तुमुकुमा में राष्ट्रीय पार्क। तो यहाँ पर इसका आंसर था यासुनी राष्ट्रीय उद्यान।
तो आपको क्या करना है कि जब इस तरह से क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मनु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जाऊ कहाँ है, तुमु कुमामे कहाँ है। तो ये हम इस तरह से कर लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मान लो इसी तरह का कोई आ जाता है तो वो हमें ऑप्शन कट करने में हेल्प कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है। तो ये भी आपकी 12th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसमें दिया हुआ है। उसमें एक नदी दी हुई है आपकी राइन नदी। तो अगर एक नदी का हमें पता है तो दूसरी उसमें साथ में दी हुई है तो हम आसानी से कर सकते थे उत्तरी सागर। ये आप देख भी सकते हैं, ये एनसीईआरटी का ही फोटो है। यहाँ पे ये राइन जलमार्ग दिया हुआ है और यहाँ पर ये उत्तरी सागर में गिर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तरी सागर है। अब हमें क्या करना है कि भूमध्य सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, एड्रियाटिक सागर में कौन सी गिरती हैं, ब्लैक सागर में कौन सी गिरती हैं, इनकी लोकेशन क्या है, मैप में कहाँ इनको दर्शाया जाता है, ये चीजें आपको देखनी होंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है, यानी सबसे कम मरुस्थलीकरण कहाँ है। हमारे एक टॉपिक है जिसमें एनवायरमेंटल इश्यूज यानी कि पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं उसमें एक टॉपिक है मरुस्थलीकरण, जैसे ओजोन अवक्षय है, आपका ये क्लाइमेट चेंज है। तो ऐसे जो टॉपिक है उनमें से डायरेक्टली एक क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है यूरोप। जब आप मेंस यानी मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमारे जो टॉपिक है उसमें मरुस्थल टॉपिक है। जब आप उसको पढ़ने बैठते हैं तो आप देखते हैं कि मरुस्थल जो टॉपिक है, यूरोप में मरुस्थल है ही नहीं, 2-4 गिने चुने मरुस्थल हैं और वो भी क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। तो ऐसे जो मरुस्थल हैं वो सबसे कम कहाँ है, यूरोप में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आपसे मरुस्थल के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा मरुस्थल किस कंट्री में लोकेटेड है, इस तरह के मैच करवाने भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मिलान सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमसे गलतियां यही होती है कि पहला जो ऑप्शन होता है वो उसी कंट्री से होता है, जैसे हम देखेंगे कि हाँ ये तो सही है और उसी को आंसर टिक कर देते हैं, जबकि पूछा क्या है इसमें, कौन सा औद्योगिक प्रदेश नहीं है। तो हमें जो जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, ये जो देश है, उनके औद्योगिक प्रदेश करने हैं। उन औद्योगिक प्रदेशों से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो इसको बहुत डिटेल में तो नहीं करना, लेकिन जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो हमें नहीं करनी है, सिर्फ फैक्ट्स करने हैं, यानी तथ्यात्मक जानकारी है वो हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिंसिनाटी इंडियानापोलिस प्रदेश है ये यूएसए में है। दूसरा मिशिगन, ये आपने बहुत बार पढ़ी होगी मिशिगन झील, तो मिशिगन झील प्रदेश है, ये भी कहाँ है, यूएसए में है। तीसरा ग्रेट कानवा घाटी है, ये भी कहाँ है, यूएसए में है। तो एक ही बचा है मिडलैंड प्रदेश, ये है यूके में। ठीक है, कहाँ है, यूके में। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये यूएसए में है, ये यूएसए में है, ये भी यूएसए में है, तो आंसर कौन सा हो गया, मिडलैंड प्रदेश, यानी कि ये यूएसए में नहीं है। तो यहाँ पर ये जो प्रदेश हमने कर लिए, तो हो सकता है अगली बार जो क्वेश्चन आए वो इनमें से ये पूछ ले कि कौन सा प्रदेश यूएसए में है या कौन सा नहीं है, या हो सकता है एक साइड ऐसे नाम दे देगा और दूसरी तरफ देश के नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें कौन सा मैच सही है, या फिर मैच करवा लेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनते हैं। औद्योगिक प्रदेशों से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। आप अभी आगे देखेंगे कि अगली बार जो 2021 में कैसे क्वेश्चन आया, 2018 में कैसे आया। तो बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जा सकता है। आपने पढ़ा होगा कि जो ऊर्जा का पिरामिड बनता है, ऊर्जा का पिरामिड जो बनता है वो हमेशा सीधा होता है।
यानी कि ऊर्जा जो सबसे निचले स्तर पर जितनी ऊर्जा होती है, अगले स्तर पर जो ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है, वो 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। हम इकोलॉजी वाले पोर्शन में इसमें पढ़ेंगे कि पिरामिड कैसे बनते हैं, ऊर्जा का कैसे बनता है, बायोमास का कैसे बनता है। ये हमेशा सीधा होता है ऊर्जा वाला, और जो बायोमास का है वो सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पूछा है कि उल्टा पिरामिड किसका बन सकता है, तो यहाँ पर बन सकता है समुद्री। जो समुद्र है उसमें जो छोटे छोटे प्लैंकटोन्स जो होते हैं उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बायोमास, मास जो होता है, आपको मास और वेट में डिफरेंस भी पता होना चाहिए क्योंकि साइंस भी आपके सिलेबस में है। तो जो मास होता है वो काफी कम होता है। फिर जैसे जैसे क्रिएचर्स बढ़ते जाएंगे तो मास इस तरह से बढ़ता जाएगा, और ये पिरामिड कैसा बन सकता है, उल्टा बनता है। तो यही आपसे पूछा गया था, किसका बन सकता है, समुद्री। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर से नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है कि आपको सही नहीं है वो बताना है। बाल्कस झील ये कजाकिस्तान में ही है, ये सही मिलान है। दूसरा, टीटीकाका झील ये बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर है, यानी दोनों की सीमा पर है, तो ये मैच भी सही है। ईरी जो झील है ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, इसका मतलब ये वाला भी सही है, यानी ये तीनों सही हैं। तो सही नहीं वाला हमें आंसर बताना है, तो वो है बैकाल। बैकाल जो झील है वो यूक्रेन में नहीं है, कहाँ है ये, रूस में। तो ये जो झीलें हैं इनमें से आपके लिए ये होमवर्क है, ये पूछी क्यों गई है। टीटीकाका है, ईरी है, कोई इनमें सबसे गहरी है, कोई सबसे अधिक ऊंचाई पर है, तो ऐसी ही झीलें पूछी जाती हैं, या सबसे बड़ी है, या फिर सबसे ज्यादा खारी है, ऐसी झीलों को आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता था कि इस जो झीलों के नाम दे दिए, पूछ लिया कि ये कहाँ पर है, या फिर किसी देश का नाम दे दिया कि इस देश में कौन सी झील नहीं है या कौन सी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फिर से नहीं वाला दिया है। 2021 का जो ट्रेंड रहा उसमें हम देख पा रहे हैं कि नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, डेट्रॉइट ये ऑटोमोबाइल के लिए ही फेमस है। अनशान है चाइना में, ये यूएसए में है। अनशान चाइना में लोहा एवं इस्पात के लिए फेमस है, और योकोहामा जलपोत निर्माण के लिए कहां पर है, ये जापान में। तो इसमें सही कौन सा नहीं है, ये गोर्नाया सोरिया जो है ये रूस में है, साइबेरियन क्षेत्र में, और ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो हम औद्योगिक प्रदेश देखेंगे, उन औद्योगिक प्रदेशों में हर देश के जो बड़ी कंट्रीज हैं या फिर जो हमेशा जो क्षेत्र न्यूज में बने रहते हैं, उन क्षेत्र को हम जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो सूची दी हुई है, एक साइड स्थलाकृतियां दी हुई हैं और दूसरी साइड महाद्वीप दी हुई है। तो ये जो महाद्वीप दिए हुए हैं आपको मैच करवाना था। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं कि सबसे पहले हमें जो सबसे आसान लगता है या जिसको लेकर हम सबसे ज्यादा श्योर होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मेरा सही हो ही जाएगा, उसको उठाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एकांकागुआ जो है, एकांकागुआ क्या है, एक चोटी है, कहां पर, एंडीज पर्वत में। एंडीज जो पर्वत है वहां पर एक चोटी है एकांकागुआ। आपको ए से याद रखना है, ए से एंडीज और ए से ही बनता है हमारा एकांकागुआ। तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकागुआ। अब एंडीज पर्वत कहां पर है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो दक्षिण अमेरिका है वहां पर है। तो इसको हम एकांकागुआ को मैच करवाते हैं दक्षिण अमेरिका से, यानी कि 1 को 4 से मैच करवाते हैं। देखो ऐसा है क्या, ऐसे दो ऑप्शन कट जाते हैं कि 1 को 4 से मैच करवाएंगे तो दो ऑप्शन कट जाते हैं। दूसरा हम देखेंगे गिब्सन डेजर्ट। देखो अभी मेंस में भी आया था कि ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स के नाम लिखिए, 6 डेजर्ट आपसे पूछे गए थे।
अगर इस तरह से ये PYQs भी देखे हुए होते तो एक तो आप लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिब्सन डेजर्ट है वो है ऑस्ट्रेलिया में। जैसे ही हम 4 को 1 से मैच करवाते हैं, यानी डी को हम 1 से मैच करवाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नहीं कट रहा है। इसका मतलब हमें कोई एक और ऑप्शन ऐसा पता होना चाहिए। फिर हम देखते हैं मेसेटा का पठार, ये कहां पर है, यूरोप में। जैसे ही 2 को 3 से मैच करवाते हैं तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। फिर सेरेंगेटी जो मैदान है वो अफ्रीका में है, ये अपने आप ही मैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दी हुई है, एक में पर्वत शिखर लिखे हुए हैं और दूसरी सूची में देश के नाम लिखे हुए हैं या स्थिति लिखी हुई है, हमें इनको मैच करवाना था। सेम वही प्रोसेस, सबसे आसान देखना है। सबसे आसान अगर इसमें हम देखेंगे तो हम देखते हैं किलीमंजारो। किलीमंजारो जो चोटी है वो कहां पर है, तंजानिया में। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो। तो जैसे ही हम किलीमंजारो को तंजानिया से मैच करवाते हैं, यानी बी का 3 से मैच, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो सही हो सकता है। तो जो सबसे आसान चीजें हैं वो हमें सबसे पहले करनी होती है। अब जैसे कोई भी महाद्वीप है, उस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी सबसे बड़ी झील है, सबसे गहरी झील है, सबसे ज्यादा बड़ी खारे पानी की या सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है, इस तरह की जो झीलें होती हैं, या कोई पर्वत की चोटी है या कोई मरुस्थल है सबसे बड़ा, तो वहां जो चीजें हैं वो हमें देखनी होती है। तो यहाँ किलीमंजारो मैच करवाते होता है। फिर अगर एल्ब्रुस को हम देखें तो ये आपका इसमें ऑप्शन आई थिंक मिसमैच हो रहे हैं। माउंट कुक है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मैकिनले, ये ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे क्योंकि सही मैच नहीं हो रहा। फिर औद्योगिक प्रदेश और देश, ये 2018 का क्वेश्चन है और यहां पर भी पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जब सुमेलित नहीं है पूछा जाता है तो हमें देखना है कि इनमें से कोई ऐसा मैच है क्या जो हमें आता है। तो हमने देखा कि रूर जो है वो जर्मनी में है। रूर कहाँ है, जर्मनी में, तो ये तो सही मैच है। दूसरा, इसको छोड़ के हम ये देखते हैं कि पो घाटी है वो इटली में है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कांटो मैदान, ये कहां पर है, जापान में, ये भी सही है। तो ये वाला जो है दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, ये यूके में नहीं, कहां पर है, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये। तो यही वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि जो मैच है वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो नहीं वाले वर्ड पे हमें फोकस करना है, मैच पे ध्यान देना है। कई बार मैच पूछता है, कई बार कौन सा कहां पर सिचुएटेड है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची दी हुई है, नहरें दी हुई हैं और ये नहरें किस किस को जोड़ती हैं। तो यहाँ पर कील, सू, पनामा और सवेज, 4 नहरों के नाम दिए हैं। तो हमें सबसे पहले वही मैच करना है जो सबसे आसान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वेज नहर जो है वो सबसे आसान ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। सवेज नहर जो आपने देखी, तो आपने देखा होगा कि इधर जैसे हिंद महासागर है, फिर ये अगर अफ्रीका हम मान ले और इधर यूरोप, तो यहाँ पर जो सागर है उसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर। और ये जो हिंद महासागर है, यही यहाँ पर एक छोटा सा और सागर है जिसको हम बोलते हैं लाल सागर। तो यहाँ पर स्वेज नहर बनी हुई है। ये जो स्वेज नहर है ये किसको जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को। हम देखते हैं कि इसमें ऐसा कोई मैच है क्या। तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर, यानी कि डी को हम मैच करवा देंगे 1 से। जैसे ही डी को हम 1 से मैच करवाते हैं, हमारे 2 ऑप्शन कट जाते हैं, ये 2 ऑप्शन कट गए। नेक्स्ट हमें देखना है पनामा झील, सॉरी पनामा नहर। तो ये अगर मैं छोटा मैप ड्रॉ कर देती हूँ हल्का सा,
ये नॉर्थ अमेरिका है, और यहां पर अगर हम साउथ अमेरिका ले तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को जोड़ने वाली जो नहर है वो कौन सी है, पनामा। तो इधर कौन सा है, एंटार्क्टिक महासागर, और इधर कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो जो पनामा है यानी सी को हम मैच करवा देंगे 3 से। तो सी को जैसे ही 3 से मैच करवाते हैं ये वाला ऑप्शन बचता है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। इसके अलावा जो हमारी सू नहर है वो कहां पर है, सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। तो इसको तो आप इजीली याद भी रख सकते हैं, सू से ही आपका सू नहर बनेगा और सू से ही सुपीरियर बनेगा, याद रखने में आसानी हो जाएगी। कील नहर जो है वो किसको जोड़ती है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। इसको भी याद रखने का एक आसान तरीका है, और ऐसे ही तरीके, क्योंकि जो फैक्चुअल चीजें होती हैं रट्टा मारने वाली होती हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं होता, वो हमें याद ही रखनी होती है। तो जैसे सू नहर, ये सॉरी कील नहर को आप याद करेंगे, कील नहर, देखो बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते थे। उन एक्सपेरिमेंट में टीचर हमें बोलते थे कि जंग कैसे लगता है। तो मान लो हमें कोई जंग लगाने के लिए कोई प्रोसेस पूछ ले, तो मान लो ये बाल्टी है, इस बाल्टी में हम कील को डाल देंगे। बाल्टी में पानी है, पानी में हमने कील को डाल दिया, और जैसे ही हमने कील को डाला तो हमने देखा कि नमी होने की वजह से 1-2 दिन में उस पर जंग आ गया। तो उससे हमें क्या मिल गया, हमारा उत्तर मिल गया। तो ऐसे ही आप छोटी मोटी ट्रिक भी यूज कर सकते हैं कि जो कील नहर है वो किसको जोड़ती है, उत्तरी सागर को, और किस में एक्सपेरिमेंट करा है, बाल्टी में, यानी बाल्टिक सागर को। तो इससे क्या हो जाता है, ऑप्शन जब आप कट करेंगे तो उसमें आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत शिखर और महाद्वीप। देखो हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन देखा है जिसमें पर्वत शिखर पूछे गए थे, या देश के नाम या महाद्वीप के नाम पूछे गए थे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो सेम वैसे ही ऑप्शंस हैं, मैकिनले, किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है वो है अफ्रीका में। तो यहाँ पर डी को 2 से मैच करवाते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है ऐसा जिसमें डी 2 से मैच है। तो यहाँ पर ए 3 से मैच हो जाएगा, यानी कि कोशियस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है, फिर मैकिनले है उत्तरी अमेरिका का है, एल्ब्रिस है यूरोप का है। हमने लास्ट जो क्वेश्चन देखा था उसमें ऑप्शन सही से नहीं दिए हुए थे, तो ये क्वेश्चन ऐसा था। नेक्स्ट है, हमें एक साइड औद्योगिक प्रदेश दिए हुए हैं, दूसरी साइड देश दिए हुए हैं। सेम उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जितने भी औद्योगिक प्रदेश हैं, कम से कम ये बोल सकते हैं हम, जैसे यूएसए है, कनाडा है, रूस है, जापान, चीन, यूके, इनके तो हमें एटलीस्ट कर लेने चाहिए। तो यहाँ पर हमने लास्ट पीवाईक्यू में देखा था कि रुर जो प्रदेश है वो कहाँ पर है, जर्मनी में। तो जर्मनी में ये है, यानी कि बी को हमें मैच करवाना है 2 से। तो बी को 2 से मैच करवाते हैं तो हम सिर्फ एक ही ऑप्शन क्रॉस कर पाते हैं, यानी कि अभी भी हमारा क्वेश्चन सही होने के सिर्फ 33% चांस है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश। अपलेशियन पर्वत आपने पढ़ा होगा, जब जब हम अरावली पढ़ते हैं अपलेशियन की बात जरूर करते हैं। तो अपलेशियन कहां पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। जैसे ही डी को 1 से मैच करेंगे हमारे पास सिर्फ ऐसा एक ही ऑप्शन है, यानी कि अगर हमें दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश पता था तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता था। फिर कैन प्रदेश ये जापान में है, और लंकाशायर प्रदेश है ये यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का लोरेन प्रदेश प्रसिद्ध है। देखो जरूरी नहीं है कि प्रदेश और देश ही पूछा जाए कि आपके औद्योगिक प्रदेश का नाम दे दिया, देश का नाम दे दिया, नहीं, वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है लौ और इस्पात उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है, बिकॉज ये शुरू हुआ था 1971 में। ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिया हुआ था।
अगर हम लगभग में तुक्का भी लगाएं तो किसी ने 1970 किया होगा, किसी ने 1972 किया होगा, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट है, जैसे इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट लॉयन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इस तरह के प्रोजेक्ट हमसे पूछे जा सकते हैं कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, पहला ऐसा टाइगर रिजर्व कौन सा था, पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधियां दी हुई हैं, ये 2013 का क्वेश्चन है। अभी हमारे जल संधियां डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे इंपॉर्टेंट जल संधियां, जैसे जिब्राल्टर जल संधि है, मलक्का है, बेरिंग जल संधि है, हॉर्मुज जल संधि है। तो जब हम यूरोप को देखते हैं और अफ्रीका को देखते हैं तो यहां पर जो जल संधि है इसको जिब्राल्टर जल संधि बोलते हैं। तो जो जल संधि होती है, दो वर्ड आपके आएंगे, एक है जल संधि और दूसरा वर्ड है जल डमरू मध्य, या फिर स्थल डमरू मध्य, या फिर इसको स्थल संधि भी बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि पानी का ऐसा पतला कम चौड़ा चैनल जो दो जलीय भागों को जोड़ता है वो जल संधि होती है, और एक भूमि की ऐसे पतली पट्टी जो दो भूभागों को जोड़ती है वो स्थल डमरू मध्य कहलाती है। तो ये जो वर्ड्स हैं हमें पता होंगे तभी हम इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो जिब्राल्टर जल संधि है वो किसके बीच है, अफ्रीका और यूरोप के बीच। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये रहा, अफ्रीका और यूरोप के मध्य। तो जिब्राल्टर को हम यानी कि ए को मैच करवा देंगे 3 से। जैसे ही ए को 3 से मैच करवाते हैं दो ऑप्शन हमारे कट हो जाते हैं। फिर हम दूसरा देखेंगे जो हमें आसान लगेगा, दूसरा बेरिंग जल संधि। ये आप देखते हैं जैसे मैप बना हुआ होता है वर्ल्ड का, तो या तो आपको यहां दिखाई देती होगी जल संधि बेरिंग, या फिर यहां दिखाई देती होगी, क्योंकि ग्लोब को ऐसे ओपन करेंगे हम तो वो इस तरह से ओपन होकर आएगा, तो दोनों साइड इसलिए दिखाई देता है। ठीक है, तो ये किसको जोड़ती है, ये जोड़ती है एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य में है, इन दोनों को अलग करती है और दो भूभागों को ये जोड़ती है। तो सी को हम मैच करवाएंगे 4 से। ऐसा ऑप्शन ये वाला है, ये भी कट गया, यानी कि ए का ऑप्शन 3 आएगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो यहाँ पे मलक्का कहाँ है, मलक्का है इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य, और हॉर्मुज जो जल संधि है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषुवतीय रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र में किस प्रकार की खेती की जाती है। यहाँ पर जो खेती की जाती है वो बागानी खेती की जाती है, और यह हमारा जो एक टॉपिक दिया हुआ है कृषि के प्रकार, उसमें हमें यही पढ़ना है कि आर्द्रतर कृषि क्या होती है, शुष्क कृषि क्या होती है, व्यापारिक कृषि क्या होती है, स्थानांतरित कृषि क्या होती है, निर्वाह कृषि क्या है, कहाँ कहाँ कौन सी कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि के और कुछ नाम हैं तो वो क्या नाम है, ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट है, अब जो पार्ट शुरू होता है वो भारत का भूगोल शुरू होता है कि यहाँ से जो क्वेश्चन है ये भारत के भूगोल में इंक्लूड करेंगे हम। यहाँ पर पूछा है पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर को जोड़ता है। देखो दो कॉरिडोर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो उत्तर से दक्षिण वाला और दूसरा पूर्व से पश्चिम वाला। तो चाहे तो वो पूर्व से पश्चिम हो या उत्तर से दक्षिण, एक तो ये कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ खत्म होते हैं, दोनों ही, फिर ये कहाँ पर मिलते हैं, कौन कौन से मुख्य शहर इन गलियारों में पड़ते हैं, उनको हमें डिटेल में पढ़ना होगा। फैक्चुअल चीजें हैं, क्वेश्चन हर बार आता है, अब की बार भी आएगा, तो ये आपको जरूर करना है।
ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम किस किस को जोड़ता है? ये जोड़ता है पोरबंदर को सिलचर से। ये ध्यान रखना है, पूर्वी या पश्चिमी बिंदु नहीं है, ये हमारे कॉरिडोर के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी नहीं है, तो पोरबंदर आपका गुजरात में है और सिलचर असम में है, और इन दोनों को ये कॉरिडोर जोड़ता है। आपको इन दोनों के बीच में पड़ने वाले मुख्य शहर देखने हैं, उत्तर से दक्षिण वाले भी देखने हैं, और ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी ने पूछा हुआ है, तो इसका आंसर है सिलचर को पोरबंदर से। अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? बिंदु नहीं आएगा, उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो एक साइड बॉक्साइट दिया हुआ है, एक साइड अभ्रक दिया हुआ है, और सबसे ज्यादा उत्पादन वाले राज्य पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन आरपीएससी पूछ सकती है। तो आपको जो भी मुख्य खनिज हैं, कौन सा, 3-4 ही दिए हुए हमारे सिलेबस में, तो वो देख लेने हैं कि कौन सा कहाँ पर पाया जाता है। फिर है कि इनमें कौन सा समूह मिलेट्स यानी श्री अन्न फसलों में शामिल है। हमें चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज में भी चल रहा था श्री अन्न का, तो हमें इतना जरूर पता है कि मक्का जो है वो मिलेट्स में नहीं आती, यानी इन श्री अन्न में नहीं आती है। दूसरा, मूंग नहीं आता है। तो इस तरह के अगर हमें नहीं आने वाली चीजें भी पता है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पर कर सकते थे। मक्का से ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, ये वाला भी कट हो जाएगा, और मूंग से ये वाला, एक ही ऑप्शन बचता है जवार, कोदो, कांगनी और रागी। ये चारों किस समूह में आते हैं? श्री अन्न मिलेट्स में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन है? देखो, ऊर्जा हमारे एक टॉपिक है संसाधन का, तो उसमें हम देखते हैं कि 2 तरह के संसाधन हमारे टॉपिक लिखे हुए हैं। एक तो परंपरागत संसाधन और दूसरे हैं गैर परंपरागत साधन। दोनों ही करने हैं। परंपरागत कौन से हैं, गैर परंपरागत कौन से हैं, फिर इसी के अंदर हम देखेंगे कि नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं और अनवीकरणीय, या फिर ये बोले कि गैर नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं। एक एक को डिटेल में देखेंगे, कौन सा संसाधन किसका कहाँ कितना उत्पादन हो रहा है, कौन सा राज्य अग्रणी है, ये चीजें हम देखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें कि गैर नवीकरणीय, देखो नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका उत्पादन बार बार किया जा सकता है, गैर नवीकरणीय वो होते हैं जिनका उत्पादन बार बार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि किया ही नहीं जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से इनका दोहन होता है, जिस गति से दोहन होता है, उसी गति से उन संसाधनों को वापस नहीं बनाया जा सकता। ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं? गैर नवीकरणीय संसाधन होते हैं। और ये आ गया जीवाश्म ईंधन, क्योंकि सौर ऊर्जा बनाई जा सकती है, पवन ऊर्जा भी बना सकते हैं, लकड़ी भी है, कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता जितना जीवाश्म ईंधनों में लगता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कौन से हैं, नहीं है, गैर नवीकरणीय, नवीकरणीय, परंपरागत, गैर परंपरागत पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरह के कथन वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हाँ सही है, हमें पता है कि करेवा फॉर्मेशन वहां पर होती है। दूसरा, नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। एनसीईआरटी में हमें साफ साफ दिया हुआ है कि देहरादून है वो सबसे बड़ा दून है, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। जैसे ही हम बी को कट करते हैं तो ये ऑप्शन भी चला जाता है, ये वाला भी चला जाता है, और ये भी चला जाता है, यानी कि ए, सी और डी जो ऑप्शन है वो सही है। सी कौन सा है? नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल में स्थित है, हाँ सही है। डी है फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है।
तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट आती है तो उससे कट करते हैं। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? उत्तरी पूर्वी मानसून कौन सा है? देखो ये हमारे भारत यानी दक्षिणी भारत का थोड़ा छोटा सा मैप मैंने ड्रॉ किया है, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि साउथ वेस्ट दक्षिणी पश्चिमी जो मॉनसून आता है वो इस तरह से आता है जो अभी चल रहा है फिलहाल, लेकिन जो लौटता हुआ मॉनसून है वो ऐसे आएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमें एक वर्ड याद होता है कि कोरोमंडल तट पे आती है, या हम याद रखते हैं कि तमिलनाडु में आती है, लेकिन ये मिलते जुलते ऑप्शन हैं, तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जहां से आप इसको कट कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो गुजरात वाला क्षेत्र है यहाँ पर लौटता हुआ मॉनसून बारिश नहीं करता है, तो आप गुजरात तट को हटा दीजिए कि गुजरात तट पर लौटते हुए मानसून से, या फिर ये कहें कि उत्तरी पूर्वी मानसून से बारिश नहीं आती है। जैसे ये बी हटाएंगे ये ऑप्शन चला जाएगा, ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बचा ए, सी और डी। इससे ये कंफ्यूजन दूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकता था कि तमिलनाडु तट तो है, आंध्र प्रदेश है या नहीं है, कर्नाटक है या नहीं है, क्योंकि बुक में हमें तमिलनाडु ही दिया हुआ मिलता है ज्यादातर, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता था। तो हमें सबसे पहले वो ऑप्शन हटाना है जिससे हमारा आंसर है वो 100% सही आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पे फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में जो लाइन होती है वहां पे हाईलाइटेड भी नहीं होता है, हम फटाफट नहीं को नहीं पढ़ते हैं और फिर आंसर गलत हो जाता है। तो यहां पर देखेंगे कि भीमताल उत्तराखंड, पुलिकट तमिलनाडु, लोकटक मणिपुर, रूपकुंड है वो हिमाचल में दी हुई है, जबकि रूपकुंड कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडा बेटा चोटी स्थित है, ये चोटी कहां पर है? ये नीलगिरी की पहाड़ियों में है। तो अब यहां से हमें ये देखना होगा कि अन्नामलाई पहाड़ियां कहां पर हैं, विंध्याचल श्रेणी कहां है, सतपुड़ा कहां है। फिर जैसे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, इसी तरह ही अन्नामलाई की कौन सी है, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर में स्थित है? अभी हमने बात करी थी कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम यानी दोनों कॉरिडोर हमें करने हैं, इनके स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, इनके बीच में आने वाले मुख्य शहर और ये कहां पर मिलती हैं। तो जब आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में कौन कौन से शहर आते हैं, तो आप देखेंगे कि आगरा आता है, बाकी ये तीनों इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिले दिए हुए हैं, ये जिले नहीं आएंगे, यहाँ पर नदियां हैं, गलती से मिसप्रिंट हो रखा है, ये हैं नदियां और इधर है इसकी सहायक नदियां। जब आप 9th की एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं, 11th में भी है, तो वहां आप देखेंगे कि कावेरी की जो सहायक नदी है वो भवानी साफ साफ मेंशन किया हुआ है, सभी की है लेकिन ये सबसे आसान है, कावेरी भवानी। जैसे ही डी को 1 से मैच करवाते हैं बाकी के तीनों ऑप्शन कट जाते हैं। सेम ऐसे ही गोदावरी की पेनगंगा, वेनगंगा आपने पढ़ी होंगी, फिर दामोदर की बराकार और महानदी की शिवनाथ सहायक नदी है। ये एनसीईआरटी में सारी दी हुई है, आपको वहीं से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? यहाँ पर नहीं वाला नहीं पूछा है, यहाँ पे कौन सा सुमेलित है। अब देखो मैग्नीज, बेलाडीला, बहुत ही आसान तरीका है इसको याद रखने का, बेलाडीला, यहाँ बेल से याद कर लो इसको। आपने ज्यादातर देखा होगा भैंसों यानी पशुओं को बांधने के लिए जो बेल होती है वो लोहे की होती है, तो बेलाडीला किसके लिए फेमस है? लोहे के लिए। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बॉक्साइट, लोहरदगा, ये बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं लोहा। तो लोहा हमने देखा था बेलाडीला में फेमस है। और ये जो कोडरमा है, माँ से आपको याद रखना है माइका, ये इंग्लिश में वर्ड याद रख लेना, अभ्रक को
माइका बोलते हैं। तो माँ से माइका याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। तो यानी कि ये इसके लिए फेमस है। तो ये दोनों ऑप्शन भी क्या हो गए? गलत हो गए। तो हमारा सही ऑप्शन बचता है बॉक्साइट लोहरदगा। अगला क्वेश्चन है, स्थान दिए हुए हैं और किस तरह की ऊर्जा यहाँ पर उत्पादित की जाती है वो दिया हुआ है। तो सबसे आसान यहाँ पर है काकरापार। काकरापार में परमाणु ऊर्जा यानी आणविक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एटॉमिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। डी को 4 से मैच करवाना है, लेकिन इससे हमारा एक भी ऑप्शन क्रॉस नहीं हो रहा है। फिर हम देखते हैं, ये ताता पानी है। ताता पानी है, ये भूतापीय यानी छत्तीसगढ़ में है। जैसे ही बी को 3 से मैच करवाते हैं तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। फिर भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक और हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं कि मुपंदल ये पवन ऊर्जा के लिए तमिलनाडु में है और पावागढ़ सौर ऊर्जा के लिए गुजरात में है। तो ये चीजें आप जब पढ़ेंगे तभी याद होंगी। ऐसे हो सकता है कि आपको ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहे हो, लेकिन जब आप इनको पढ़ लेंगे एक बार तो ये बहुत आसान हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, गालीकोंडा, मुदुगलकोंडा, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। दोनों ही कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सेम सिक्राम गट्टा जो है ये आपकी ओडिशा में है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है सलहेर, ये पूर्वी घाट में नहीं है। ये कहाँ है? ये पश्चिमी घाट में है, यानी महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र किस में पड़ेगा? पश्चिमी घाट में। तो आपको जो चोटियां हैं उनको ये भी ध्यान रखना है कि ईस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट में है। अगर आप हिमालय की चोटियां पढ़ रहे हैं तो ग्रेटर हिमालय में है या फिर लोअर हिमालय में है, इस तरह से देखना होगा। नेक्स्ट सुमेलित नहीं है। स्थानांतरित कृषि के राज्य दिए हुए हैं और उस कृषि का नाम। तो अब देखते हैं कि पोडू है ओडिशा में, एकदम सही है। माशा है वो मध्य प्रदेश में, पोनम केरल में और झूम असम में। तो असुमेलित कौन सा हो गया? माशा, क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है और आपका आंसर आएगा एमपी। बहुत फैक्चुअल चीजें हैं, ऐसे इनके कोई कंसेप्ट नहीं है कि इसको यहाँ इस नाम से क्यों बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संरक्षित क्षेत्र संख्या 2018 में पूछा है। ये संख्याएं अभी चेंज हो गई हैं, तो ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसी में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये दरे नहीं है, दर्रे हैं, ये पास जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, या ला बोल देते हैं, और ये किस राज्य में है? तो यहाँ पर 4 दिए हुए, नहीं वाला पूछा है, सही वाला भी पूछ सकता है, मैच भी करवा सकता है। तो सिपकिला, जेलेपला, बोमडिला, माना और नीतिला। तो ये जो सिपकिला है ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, बाकी तीनों मैच एकदम सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आप पर्वत पढ़ते हैं तो दर्रे तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इसका सबसे आसान तरीका होता है, दर्रे जो दर्रा जहां पर है आप मैप में उनको मार्क कर लीजिए, बार बार रिवीजन करेंगे तो आसान हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में ये क्रांति लाई गई थी, हरित क्रांति जिसको नाम दिया गया। इसके फलस्वरूप जो खाद्यान्न है उनके उत्पादन में एकदम से यानी तेजी से वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा राज्य लाभान्वित कौन से हुए? हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, हमें कारण दिया हुआ है कि भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। अभी मैंने बात की कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी जो हैं इनमें इनके परिणाम सबसे ज्यादा देखने को मिले। तो बाकी जो राज्य हैं उनमें उत्पादन है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ा। तो इससे क्या आ गई? किसानों में एक असमानता आ गई, या क्षेत्रों में भी असमानता हम कह सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि क्या ये असमानता उत्पादन में वृद्धि से हुई या फिर इसका सही ढंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं होने पर हुई? तो देखो कथन एकदम सही है कि हरित क्रांति से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई,
भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता भी आई, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। इसकी वजह से यानी कि उत्पादन में वृद्धि होने की वजह से असमानता नहीं आई, इसका हर जगह समान रूप से लागू नहीं होने की वजह से असमानता आई है। तो दोनों कथन तो सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, अगर इसमें सही या गलत स्टेटमेंट पता हो तब तो ये आसान हो जाता है, अगर इन दोनों में से ऑप्शन होंगे तो। लेकिन जब दोनों कथन सही हो तो हमें एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए हमारे कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, ये 13-14 में मैग्नीज का उत्पादन पूछा है। अभी ये सीक्वेंस चेंज हो गया होगा, तो ये हम बाद में जब टॉपिक करेंगे तब देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिणी गलियारे, वही नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात कर रहा है, पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। यहां पर हमें देखना है कि जो उत्तर से दक्षिण, ये जो हमारा गलियारा है, इसमें पहली बात तो मुख्य शहर कौन से आते हैं, उन शहरों को भी अब हमें क्या करना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ अरेंज करना है। हो सकता है दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछ लेता, हो सकता है ऐसे ही पूर्व से पश्चिमी जो गलियारा दिया उसमें भी आपसे सीक्वेंस पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व पूछ सकता था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, आगरा यूपी में है, कृष्णगिरी तमिलनाडु में है, और ग्वालियर है वो एमपी में है। तो इससे आप सही से अरेंज कर पाएंगे। सबसे पहले यूपी वाला आ जाएगा, फिर एमपी वाला आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र वाला आ जाएगा, और फिर तमिलनाडु वाला आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन करना था, क्योंकि हर बार कॉरिडोर से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसके प्रमुख शहर और ये जरूर देख लेना। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, देखो 1936 में भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में। इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से आपको टाइगर रिजर्व भी देखना है कि सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, दूसरा कौन सा था, या फिर अभी लेटेस्ट कोई टाइगर रिजर्व बना है तो वो कौन सा है। ये आपको एक मैप दिया हुआ था, कुछ जगहों के नाम, ये तटीय स्थान है, शहर है, इनको इसी सीक्वेंस में लगाना था। तो यहां पर देखो, चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो दक्षिणतम जगह है, ये चेन्नई या मछलीपट्टनम तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें चेन्नई दिया हुआ है 1 पे और इसमें मछलीपट्टनम। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, तूतीकोरिन। फिर दूसरा हमें मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में चेन्नई दिया हुआ है। तो 2 पे हमारा आ जाएगा चेन्नई। अब आपको इन दोनों को देखना था, और यहां पर आप देखेंगे कि जो 3 है यहां पर मछलीपट्टनम है और 4 की जगह विशाखापट्टनम है। ये आपको मैपिंग के जरिए ही आएंगी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ये आपको तेल शोधन जो शालाएं हैं वो दी हुई हैं, और किसने स्थापित की है। इस तरह के क्वेश्चन कभी आपके सही हो जाते हैं, नहीं होते हैं तो भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 200 के 200 मार्क्स नहीं लाने हैं, 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करने हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसे मुश्किल आता है तो छोड़ देना है। तो यहाँ पे तातीपाका, डिगबोई, ये दोनों सही मैच है। ये ONGC और ये IOCL, और बीना मध्य प्रदेश है, ये BPCL की है। ये कोयली गुजरात में जो है ये भी IOCL की है, इसलिए ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत मैच दिया हुआ है और गलत ही हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा कहाँ है। हम पहले भी देख चुके हैं कि ऐसा RPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। ये उत्तर से दक्षिण और ये पश्चिम से पूर्व,
ये दोनों कॉरिडोर हैं, ये जहां पर मिलते हैं उस स्थान का नाम है झांसी। यूपी में है ये झांसी। कुछ लोगों को ये एमपी में लगता है कॉमन सेंस से, लेकिन ये यूपी में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखो यहां पर आप देखते हैं कि 8 राज्य हैं, उनसे कर्क रेखा गुजरती है। पहला जैसे गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। यहां तक लगभग एक्सपीरियंस का मैं बोल सकती हूँ, दिक्कत नहीं होती है, एक सीक्वेंस में याद कर लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। दिक्कत यहाँ होती है नॉर्थ ईस्ट वाले, यानी कि जो उत्तर पूर्वी जो हमारे राज्य हैं वहां पर दिक्कत होती है। तो उसके लिए सिंपल सा कोड वर्ड है, आपको एक शब्द याद रखना है, मित्र। अगर ये वर्ड आप याद रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। कंफ्यूजन किस में होता है? मणिपुर और मिजोरम में होता है। मणिपुर और मिजोरम जब हम याद करने बैठते हैं तो हम याद कर लेते हैं कि ये मणिपुर है या मिजोरम है, लेकिन जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दिमाग से निकल जाएगा। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, मित्र। मी से मिजोरम बन जाएगा और त्र से त्रिपुरा बन जाएगा, और अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती हैं। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनमें पानी हमेशा रहता है, इनको सदा नीरा नदियां कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हिमनद हैं उनसे इनको लगातार पानी मिलता रहता है। वहीं अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो वो मौसमी नदियां होती है। कैसी नदियां होती हैं? मौसमी। तो सदा नीरा कौन सी है? हिमालय से निकलने वाली। और मौसमी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली, क्योंकि वो हमारे मानसून पे निर्भर करती हैं। जिस तरह का जैसा मानसून आएगा उस हिसाब से ही उनमें पानी का बहाव होता है। लेकिन हिमालय से निकलने वाली नदियां, उनमें हमेशा जल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत क्या है? हिमानिया, जो हिमनद होते हैं वो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही तो है ही, इसके साथ ही पुष्टि भी करता है, क्योंकि कारण भी तो यही है ना सतत वाहिनी होने का, कि ये हिमानियों से निकलती है। ग्लेशियर्स इनको बोलते हैं इंग्लिश में। अगर आपने हिमानियों वर्ड नहीं पढ़ा है तो इनको ग्लेशियर्स बोलते हैं। तो ये ग्लेशियर से निकलती है, इसलिए हमेशा पानी रहता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो वो दक्षिण का पठार है। अब यहाँ पर हमें भू आकृतिक प्रदेश दिए हुए हैं सिलेबस में, तो उसमें हमें उत्तरी मैदान भी पढ़ना है, उत्तरी पर्वत भी पढ़ने हैं और तटीय मैदान भी पढ़ने हैं। ये आई थिंक बहुत बड़ी क्लास हो गई है आज के लिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।